Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this video, we are going to do previous year questions of UP PGT Chemistry. So let's start. Number one question is, which one of the following statement regarding radial probability distribution curve is false? So what is radial probability distribution curve? This is the nodes की nodes मिलते हैं हमें यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन्स नोड फाइंडिंग की नोड मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी node is probability of finding the electron. किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. वो जब जीरो होती है उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं. तो नोड वाले पॉइंट पे हमें जो है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जीरो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, या तो हम इसे लेके रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम इसे लेके नोड्स निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज n-l-1. दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, सो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे n कितना है 2, l कितना है 0. तो देखते हैं नोड्स कितने आ रहे हैं. तो नोड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n-l-1. तो n कितना है हमारे पास 2 -0 -1. तो नोड कितने आ रहे हैं हमारे पास 1. यहाँ पे कितने 1, तो ये तो सही है. सेकेंड हमारे पास है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जब हम नोट्स रखेंगे तो नोट्स विल बी इक्वल्स टू n दैट इज 3 -0 -1. तो कितना आ जाएगा 2. नोट्स 2 है, ये भी सही है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड वन इज n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे अगर हम नोट्स देखेंगे तो कितने आएंगे, नोट्स इज इक्वल्स टू n हमारे पास 2 है -1 -1 दैट इज 0. तो नोट 0 है, ये भी सही है. फोर्थ वन इज n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 3. तो नोट्स हमारे पास कितने आएंगे, नोट्स विल बी इक्वल्स टू 3 -3 -1. दैट मीन्स कितना आ जाएगा, -1 आ रहा है यहाँ पे. तो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. तो ये गलत ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग. तो यहाँ पे हमें रॉन्ग ही बताना है. तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा. फॉल्स स्टेटमेंट बताना है ना, ये जरूर देख लेना आप. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज conductivity measurement has shown that in the complex, this is the complex, the total number of ions is. जब हम इस कॉम्प्लेक्स को आयंस में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ आयंस आएंगे. देखो मतलब हम CO NH3 होल 5 Cl2 को ब्रेक कर रहे हैं. अब ये जो ब्रेक होता है वो कितने में होता है, देखो अगर हम बात करेंगे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कितने हैं, कॉम्प्लेक्स हमारे पास 1 है, Cl कितने 2 है. अगर हम देखेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, Cl पे कितना चार्ज होगा -1 और कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा +2. तो हमारे पास एक Cl पे -1 चार्ज है, तो 2 Cl पे कितना चार्ज होगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे कितना है 2 है. एक Cl पे -1 चार्ज है तो यहाँ पे हमारे पास 2 Cl है. तो जब ये ब्रेक होंगे, देखो मैं यहाँ पे ब्रेक कर रही हूँ, जब ये ब्रेक होंगे तो ये ब्रेक होंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स CO NH3 5Cl कितना चार्ज है +2. तो यहाँ पे क्या आएगा +2 चार्ज प्लस, और क्या ब्रेक होगा Cl नेगेटिव. कितने Cl है, 2 Cl है. तो यहाँ पे कितना आएगा 2. तो यहाँ पे आप आंसर 2 मत लिख देना, यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं. तो हमारे पास एक हमारे पास कैटायन है, 2 हमारे पास एनायन है. हमारे पास कितने आयंस है, 3 आयंस है. तो 3 इज दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc obtained using partial pressure and molar concentration respectively for decomposition of HI related by. तो यहाँ पे हमारे पास HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है. अगर हम HI का डिकम्पोजिशन देखें तो HI एक गैस होती है जो कि डिकम्पोज होती है H2 गैस प्लस I2 गैस. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2 HI. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं गैस, ये 2 HI हो जाएगा. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर. तो हमारे पास अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकालना होता है दैट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, और ये जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये पावर में चला जाता है इस तरह से 2. ऐसी Kp होता है हमारे पास प्रेशर. तो प्रेशर की टर्म्स में प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ I2 अपॉन में प्रेशर ऑफ HI. तो दिस इज द फॉर्मूला. अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc में. तो अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो रिलेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng होता है, जिसमें हमारे पास R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है. अब ये जो हमारे पास डेल्टा Ng होता है ये होता है मोल्स ऑफ गैसेस ऑफ द प्रोडक्ट अप माइनस मोल्स गैसियस मोल्स
ऑफ द रिएक्टेंट जो गैसेस वाले होंगे। अब देखो प्रोडक्ट के कितने मोल्स है, 1H2 के 1I2 के, मतलब प्रोडक्ट के कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, 2। हमारे पास यहाँ पे डेल्टा Ng कितना आ गया, डेल्टा Ng हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो Kp इज इक्वल्स टू Kc, RT और 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू 1। तो हमारे पास जो रिलेशन क्या बन जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ xi स्क्वायर इन स्क्रॉडिंजर इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस दैट इट रिप्रेजेंट। देखो जो हमारे पास स्क्रॉडिंजर इक्वेशन होती है वो हमें बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है इक्वेशन के बारे में देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताती, एनर्जी नहीं बताती, एम्पलीट्यूड नहीं बताती, इट टेल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। The number of unpaired electrons is related with the magnetic moment of by the relation। देखो जब भी हमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हमारे पास होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज मैग्नेट म्यू होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू √n+2, जिसमें हमारे पास n क्या होता है, n हमारे पास होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ कर देते हैं। लेट्स से वी हैव आयरन 2 पॉजिटिव और हमें बताना है कि इसमें जो है हमारे पास कितना, इसका हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है। तो देखो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन होता है 26, ठीक है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन हो जाएगा हमारे पास 3d6 4s2। अब अगर हम आयरन 2 पॉजिटिव की बात करें दैट विल बी 3d6 4s0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आयरन का, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इसके साथ, तो अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो अगर मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है दैट विल बी इक्वल्स टू 4 4 + 2, दैट मीन्स 4 4 5 6 6, दैट मीन्स √24। तो इसका जो हमारे पास म्यू आएगा दैट विल बी 4.8 अराउंड, ठीक है। और बैरो में बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मूला पूछा था, तो फॉर्मूला होता है म्यू बी इज इक्वल्स टू √n+2। दैट मीन्स वी हैव दिस, ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर while second आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक बिकॉज। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एक तरह से आयनिक एनर्जी आउटर मोस्ट से हमें इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, ठीक है। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन from the outermost shell, ओके। आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नॉट एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वी हैव जिंक, अगर मैं जिंक बनाऊं तो जिंक होता है हमारे पास 30, तो जिंक हमारे पास होता है 3d10 4s2, और कॉपर हमारे पास होता है 29। जो होने के लिए तो ऐसा हो सकता था 3d9 4s2, पर इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s1, क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी अराउंड सेम होती है। तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है डी सब शेल में जंप कर जाता है, बिकॉज डी क्या हो जाएगा, उससे फुलफिल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है, अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, अगर हम बात करते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल की हम बात करते हैं कि सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया, तो जब मैं इसमें से जिंक में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी तो वो क्या बनेगा, दिस विल बी 3d10 4s1। और जब मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी तो ये बनेगा 3d10, यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है, इनफैक्ट मैं 3d10 4s0। अब यहाँ पे बोला है कि जिंक की ज़्यादा होती है, क्यों होती है जिंक की ज़्यादा, देखो यहाँ पे जो जिंक है वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसका एस भी फुलफिल्ड है, डी भी फुलफिल्ड है। बट जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो फुलफिल्ड में से लूज कर रहा है, ये फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने में। तो
तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फुलफिल नहीं है, ये आसानी से इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसलिए जिंक की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा होती है कॉपर से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड मतलब एक ऑलरेडी निकल चुका है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं दैट विल बी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब ये लूज करेगा ये बनेगा 3d10 4s0 और ये बनेगा 3d9 4s0। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो जिंक क्या बन रहा है, जिंक यहाँ से एक स्टेबल स्टेट में जा रहा है 3d10 कंप्लीटली। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, सब यहाँ से नंबर ऑफ n बढ़ रहे हैं, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे शेल सिर्फ 3d है, यहाँ पे 3d के साथ 4s भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल है। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब वो ज़्यादा स्टेबल है। तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है तो वो एनर्जी वो आसानी से लूज कर देगा, उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। बट अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3d10 है, दैट इज स्टेबल, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये किस में जा रहा है, अनस्टेबल में जा रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा इसे अनस्टेबल में भेजना, तो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। तो हम यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, इन कॉपर सेकंड इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। आप जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल से निकाल रहे हो, और जिंक में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो फ्रॉम दी एस ऑर्बिटल हो रहा है जो आसानी से निकल सकता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so that's all for today. If you like this, please like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye, tata.